गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर चल रहा था मनु वाला लेसन लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे लेसन की बात करते हैं जिसका नाम है आप लोगों के कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में हम अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग कौटिल्य भी ये कहता था, कौटिल्य ने अपने लेसन्स प्रारंभ करने से पहले एक सेंटेंस बोला था। वो कहता था कि राजा जो होगा राज्य का, वो राजा इस प्रकार से होना चाहिए कि उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। कौटिल्य कहता था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए और उसका अपना कोई सुख नहीं होना चाहिए। ये कहता था कि प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति अच्छा शासक या एक अच्छा राजा बन सकता है। तो कौटिल्य का भी यही मानना था। ठीक है, मनु के विपरीत इनके विचार थोड़े प्रारंभ चलेंगे। जैसे मनु ने अपने एक रूढ़िवादी परंपरा का जो अनुसरण किया था, उसके अनुसार कौटिल्य के विचारों को कहीं भी आप लोग सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए कौटिल्य के बारे में कहता है। और कौटिल्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कौटिल्य राजनीति के एक महान चाणक्य थे और शासन के एक महान कूटनीतिज्ञ विचारक थे। अर्थात राजनीति के क्षेत्र में जो कूटनीति जितनी कौटिल्य जानते थे उतना शायद ही कोई विचारक जानता था। इसलिए कौटिल्य को महान राजनीतिक चिंतन के रूप में जाना जाता है। खास करके इनके बारे में कहते हैं कि एक कला और कूटनीति के एक महान विद्वान थे या महान विचारक थे, ये महान चिंतक थे। इसलिए कौटिल्य को महान विद्वान और चिंतक कहा जाता है। फिर बाद में देखिए, कौटिल्य ने जो अपने विचार दिए थे या प्रस्तुत किए थे, तो कौटिल्य के विचारों ऐसा लगता है कि कौटिल्य एक व्यवहारवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले विचारक थे। अर्थात वह अपने विचारों को जो प्रेजेंट परिस्थिति है, यानी कि जो वर्तमान स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार से अपने विचारों को प्रेजेंटेशन करने का कार्य कौटिल्य के द्वारा किया गया था। इसलिए उन्हें यथार्थवादी और व्यवहारवादी विचारक भी कहा जाता है। अब देखिए, इनका जो जीवन परिचय था, उस जीवन परिचय को लेकर भी कई विडंबनाएं थी। यानी कि इनके जो समय जो निश्चित था, उसके बारे में कोई विद्वान एक मत नहीं था। अर्थात कौटिल्य का जीवन परिचय को लेकर कई विद्वानों में मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य का जो जीवन परिचय था वो एक इस प्रकार से था। कहती है, पहले बात यह थी कि कौटिल्य जैसा नाम हम लोगों ने सुना है, ठीक उसी के अनुसार इनका नामकरण भी रखा गया था। अर्थात कौटिल्य ऐसे महान विचारक थे जिनके 3 नामों से जिन्हें जाना जाता था। पहला नाम आप लोग जानते हैं कि कौटिल्य, दूसरा नाम इनको कहते थे विष्णुगुप्त और तीसरा नाम था इनका चाणक्य। ये तीनों नाम क्यों पड़े, इनके पीछे बहुत सारा रीजन था। देखिए, कौटिल्य इनका नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुटिल वंश से इनका संबंध था, इसलिए इनका नामकरण में इनका कौटिल्य नाम अपने आप ही इनके नाम के साथ समाहित हो गया। कौटिल्य नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुटिल वंश से संबंधित रखते थे, अर्थात कुटिल वंश के ये वंश थे, इसलिए इनका नामकरण कौटिल्य पड़ा। और विष्णुगुप्त नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पिताश्री का नाम विष्णुगुप्त था, तो शहर से इनको ये विष्णुगुप्त नामकरण भी अपने पिता के कारण, अर्थात पुत्र का पिता के नाम के साथ नाम अपने आप ही उसके साथ संलग्न हो गया। इसलिए कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। लेकिन इनका वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त, यानी कि वास्तविक नाम इनका था विष्णुगुप्त। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त नाम से इनको जाना जाता था। और ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समकालीन थे। अर्थात कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था कि यूनान की तरफ जो सिकंदर महान थे, सिकंदर महान भी यूनान के राज्यों को जीतता हुआ एक प्रकार से उत्तरी भारत की ओर वो अग्रसर हो रहा था। अर्थात सिकंदर महान उस समय एक ऐसा योद्धा बन चुका था कि वो संपूर्ण विश्व को जीतने की जिज्ञासा था उसकी, कि मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ, अर्थात विश्व विजेता बनने की जो लालसा थी सिकंदर महान में, वो थी उस समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे कौटिल्य। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्रणाली जो प्राप्त की वो बिहार नामक राज्य वर्तमान में आपके हैं, तो वहाँ से उस समय एक नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रकार से मानिए कि उस समय एक केंद्र बिंदु था शिक्षा का केंद्र बिंदु था नालंदा विश्वविद्यालय। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय से कौटिल्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। अब देखिए, उस समय शिक्षा का जो सिस्टम चलता था क्या कि कौटिल्य के समय शिक्षा दीक्षा क्या होती थी, एक प्रकार से वो
जो जंगलों में गुरु अपने शिष्य को लेके जाता था और एकांत परिवार को त्याग कर मतलब कि एक प्रकार से गंजा मंजा होकर फिर जाता था और गुरु के चरणों में रहकर कई वर्षों तक गहन तप करने के बाद उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त की जाती थी। तो कौटिल्य एक उस ज़माने के बहुत अच्छे विद्वान थे। बचपन से उनमें एक योग्यताधारी जो छात्र की जो इंटेलिजेंस निकलती है वो कौटिल्य के अंतर्गत दिखाई दे रहे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा पूर्ण की थी। अब उस समय एक मगध राज्य था। मगध राज्य उस समय क्या था कि एक प्रकार से केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था उस समय, एक प्रकार से उत्तरी भारत का एक सेंटर बिंदु के रूप में उसे जाना जाता। अब इस मगध राज्य के ऊपर जो एक नंदवंश था, नंदवंश का मगध राज्य के ऊपर शासक हुआ करता था। और मगध नंदवंश के उस समय जो अंतिम शासक थे महापद्मानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। और उस महापद्मनाभ के द्वारा एक दिन जब वो अपने सिपह सालारों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने अपने जो सिपह सालार थे सक्टार को उन्होंने ये कहा था कि आप जाइए और मेरे मगध राज्य के अंतर्गत जितने भी जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं उन सबको निमंत्रण देकर आइए। और एक कहानी जुड़ी हुई है, एक स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मगध राज्य के अंतर्गत जाइए आप। महापद्मानंद ने अपने सलाहकार सक्टार को ये आदेश दिया कि आप जाइए और जितने भी जो मेरे मगध राज्य के अंतर्गत जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं उन सभी ब्राह्मणों को मैं मतलब कि उनकी ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ, अर्थात उनकी ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग जाइए और संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग को जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं उन सबको आप लाइए और मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। सक्टार पहुँच के गाँव में चले गए और उन्हें सभी ब्राह्मण जो ज्ञानी थे उन सबको निमंत्रण दे दिया कि आप आइए, महाराज आप लोगों से ये आपके ज्ञान से प्रभावित होकर आपको सम्मानित करेंगे। उसी समय सक्टार पहुँचे कौटिल्य के पास। कौटिल्य उस समय उनका जो रंग है कौटिल्य का आप लोगों ने कहीं फिल्मों में देखा होगा, ये नाटक अपना आता है चंद्रगुप्त, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग एक बार उसको चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक आता है उसको एक बार आप देखना। तो इसके अंतर्गत वो कौटिल्य के पास पहुंच गए सक्टार ने जाकर कौटिल्य का जो चेहरा जो वेशभूषा थी उनके जो बड़े बड़े बाल थे, उनका जो काला कलर था, उनकी बॉडी की जो स्किन का जो कलर था वो बहुत ब्लैक था, यानी काला कलर था। और उन्होंने उनको निमंत्रण दे दिया कि आप लोग वहाँ, ये राजा ने एक बुद्धिजीवी ब्राह्मणों की एक प्रकार से एक प्रयोगशाला का कि आप लोगों से बात विचार करेंगे और आप लोगों को जो अच्छा होगा उसे सम्मानित किया जाएगा। कौटिल्य भी पहुँच गए साहब महापद्मानंद की उस ज्ञानशाला के अंतर्गत जहाँ पर बखान हो रहा था। अब जब वहाँ पर ये पहुँच गए और कौटिल्य जब एक ऊंचे से स्थान के ऊपर बैठे हुए थे, वो बैठे हुए तो जैसे वो महाराज पद्मानंद आए और पद्मानंद ने कौटिल्य का एक प्रकार से मतलब कि कौटिल्य की बेइज्जती कर दी, अर्थात उन्हें अपमानित कर दिया। कौटिल्य को जब अपमानित कर दिया गया तो कौटिल्य इतना भयभीत हो गए, इतना गुस्सैले हो गए कि उनके जो केश जो थे उन्होंने जो बांध करके उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगा, जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा। उन्होंने एक संकल्प ले लिया। ये संकल्प लेकर जब वो वहाँ से निकले और चले गए और उन्होंने उनके दिमाग में एक ही बात थी कि अब मैंने ये संकल्प तो ले लिया, लेकिन अब मैं इस संकल्प को पूरा कैसे करूँगा। तब उन्हें एक योग्य शासक की आवश्यकता थी और योग्य शासक के रूप में एक बालक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब इस बालक को उन्होंने एक्टिविटीज़ करते हुए जब प्रांगण में देखा, अर्थात जब इनकी आयु 10-12 साल की थी मान के चलिए, तब उन्होंने एक बालक को देखा तो उस बालक में एक ऐसी मतलब कि नज़र आई उनको कि ये बंदा आगे जाके निश्चित रूप से ये नंदवंश का विनाश कर सकता है। तो उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्हें ज्ञान दक्षिणा देना प्रारंभ कर दिया। और आगे जाकर यही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदवंश का विनाश किया गया था। अर्थात नंदवंश का विनाश करने से पहले भी अपने प्रथम युद्ध के अंतर्गत ही चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पहले युद्ध में एक प्रकार से पराजित हो गया था। वो हुआ क्या था उसके अंतर्गत, वो पराजित हो गया क्योंकि युद्ध करने की जो कला थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य निपुण नहीं था। लेकिन कौटिल्य जिनके गुरु थे वो तो राजनीति और कला में तो एक महान चिंतन और विद्वान थे। उन्होंने एक रोटी मंगवाई और रोटी रख कर चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रख दी कि है राजन आप इस रोटी को खाइए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से रोटी को खाया उसी से लग गया था आप किसी राज्य को असंभव युद्ध में जीतना, क्योंकि उसने किस प्रकार से रोटी खाई कि बीच वाला जो हिस्सा था पहले बीच में से खाना खाना प्रारंभ कर दिया।
और जो किनारी किनारी रोटी थी वो सेप रह गई। तब कौटिल्य ने अपने जो भावी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया कि राजन, आप इस प्रकार से युद्ध नहीं जीत सकते। पहले आपको जो ये एक प्रकार से ये मान के चलिए, ये जो रोटी है, आपने रोटी को यहाँ से खाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात आपने बीच बीच की जो थी स्ट्रॉन्ग वाला जो एरिया था आपने ये तो छोड़ दिया। ये जो हार्ड एरिया होता है इस एरिया को उन्होंने छोड़ दिया, कहीं से भी साइडों में से रोटी को खाना प्रारंभ नहीं किया। और बीच की जो रोटी की जो मुलायम सॉफ्ट वाला जो एरिया होता है उस वाले एरिया को उन्होंने खाना प्रारंभ कर दिया। तब कौटिल्य ने कहा कि ऐसा नहीं राजन, पहले आप साइडों से खाइए। इसी प्रकार से आप युद्ध करते समय यदि आपको मगध राज्य को जीतना है तो आप साइडों से पहले इसका विनाश करते चलिए, एक दिन आकर आप लोग इस केंद्र बिंदु के ऊपर आप पहुंच जाओगे। और ऐसा ही उन्होंने कहा और बाद में जाकर मगध राज्य के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध के द्वारा उन्हें पराजित किया और शासक करने लगे। और कौटिल्य था जिन्होंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने में कामयाब हो गए। अर्थात उन्होंने जो संकल्प मैं अपने कैशों को जब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर देता हूँ, और उन्होंने नंदवंश का विनाश कर दिया। अब इनके बारे में ये कहते हैं जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जो आधारशिला रखने वाले थे समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य इस पर कालिदास हुए। कालिदास तुलसीदास के जन्म को लेकर भी एक प्रकार से विडंबना बनी हुई थी, तो मतभेद की स्थितियाँ इनके बीच में रही थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यही था, एक बार और समझ लीजिए, देखिए आप लोग। कौटिल्य अपने विचारों के अंतर्गत ये कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि यदि जिस राजा की जो प्रजा राज्य में निवास कर रही है, यदि उस राजा के प्रजा ही सुखी नहीं है तो निश्चित रूप से एक राजा को कभी भी सुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। अर्थात वो यही कहता है, ये बहुत अच्छी परिभाषा इनकी, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए और राजा का अपना कोई सुख नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि राज्य में निवास करने वाली उसकी प्रजा यदि वह सुखी है तो निश्चित रूप से ही एक राजा अपने आप स्वतः ही सुखी हो जाएगा। यदि उसके राज्य में निवास करने वाली प्रजा यदि वह दुखी है तो निश्चित रूप से राजा को सुख की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजा अपने आप ही दुखी हो जाएगा। अर्थात वो कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और राजा का अपना कोई सुख नहीं होना चाहिए। फिर बाद में देखिए कौटिल्य के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि शासन की जो कला है, शासन की कला में कौटिल्य इतने निपुण और इतने प्रतिभाशाली थे कि उनमें एक प्रकार से अद्भुत प्रतिभा थी। शासन करने की कला और कूटनीति के क्षेत्र में वो एक महान विद्वान थे। अर्थात इसीलिए कौटिल्य को कला एवं कूटनीति का महान चिंतक या विद्वान कहा जाता है। कौटिल्य के जो विचार थे वो व्यवहारवादी थे और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते थे। अर्थात कौटिल्य ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे उस समय की जो परिस्थितियाँ कौटिल्य को जो नजर आ रही थी उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्होंने व्यवहारवादी यानी कि व्यक्तियों को व्यवहार को जानकारी उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अर्थात उस समय की जो स्थितियाँ थी उन स्थितियों को ध्यान में रखते उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि उनके विचारों का जो दृष्टिकोण था वो पूर्ण रूप से यथार्थवादी था। व्यवहारिक तो था ही, लेकिन व्यवहारिकता के साथ साथ उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण भी अपनाया था। यानी कि वो धरातल पर जाकर जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने विचार दिए थे। अब देखिए इनके जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत देखिए कौटिल्य ऐसे विद्वान थे जिनके नाम ही तीन नाम थे। अर्थात मैं आप लोगों को बताऊं कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम कैसे हो गए। देखिए इनका नाम कौटिल्य इसलिए पड़ा क्योंकि कुटिल वंश, कौटिल्य इनका नामकरण इसलिए पड़ा कि कुटिल वंश से इनका संबंध था। अर्थात कुटिल वंश के ये वंश थे इसलिए इनका नामकरण पड़ा कुटिल वंश। और विष्णुगुप्त इनके पिताश्री का नाम था इसलिए इनका नामकरण हो गया विष्णुगुप्त। इसलिए कहा जाता है कि कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है वो था विष्णुगुप्त। अर्थात कौटिल्य का अगर नो टाइम आपके क्वेश्चन याद है कि कौटिल्य चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। ये मैंने बता दिया कौटिल्य इसलिए क्योंकि कुटिल ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे और विष्णुगुप्त इनके पिता का नाम था इसलिए इनका नाम ये पड़ा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे, यानी कि सब कुछ सलाहकार थे और चंद्रगुप्त मौर्य के वो कौटिल्य थे।
और नेक्स्ट आइए आप लोग, इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा का जो कार्य किया, बिहार नामक राज्य के अंतर्गत एक नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भी था और आज भी है। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रकार से शिक्षा का उस समय एक प्रकार से सेंटर बिंदु था, यानी कि केंद्र बिंदु था। तो नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। अब देखिए उस समय क्या था, उत्तरी राज्य के अंतर्गत जो मगध राज्य था, मगध बिहार के अंतर्गत था, मगध राज्य पर उस समय नंदवंश का शासक हुआ करता था। मगध राज्य के ऊपर उस समय नंदवंश का शासक हुआ करता था। और जो नंदवंश के जो शासक थे, अंतिम शासक महापद्मानंद उस समय शासक के रूप में हुआ करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो नंदवंश के शासक थे वो महापद्मानंद के द्वारा अपने सिपह सलाहकार एक सटकार था, सटकार को ये कहा गया था कि आप ये आदेश दीजिए जितने भी जो ज्ञानी या बुद्धिजीवी ब्राह्मण है मेरे राज्य के अंतर्गत निवास करते हैं, उन सभी ब्राह्मणों को आप लोग निमंत्रण दीजिए। मैं उनके ज्ञान के लिए उनके द्वारा ज्ञान का एक प्रकार से निरीक्षण करूंगा, जो भी ज्ञानी होगा मैं उसे सम्मानित कर उसका सम्मान करूंगा। इसे सटकार भी चारों तरफ जाकर उन्होंने ढोल नगारा बजा के चारों तरफ से ब्राह्मणों को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी समय कौटिल्य को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। अब कौटिल्य जाकर बैठ गए। तो कौटिल्य का रंग था, जो चाणक्य का रंग था, वो काला सा कलर था, लंबे चौड़े थे, खुले बाल रखते थे, बहुत बड़े बड़े बाल रखते थे। तो ये जाकर वहाँ पर राजा की वहाँ से सभा चल रही, वहाँ बैठ गए, जाकर ऊंची जगह पे बैठ गए। तो ये नंदवंश के शासक महापद्मानंद को बहुत बुरा लगा और उन्होंने महापद्मानंद ने कौटिल्य को इतना बुरा कह दिया, अर्थात उनकी इतनी बेइज्जती कर दी या उनका इतना अपमान कर दिया कि उस अपमान को कौटिल्य के द्वारा सहन नहीं किया गया। उन्होंने तत्काल ये निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया कि जब तक मैं नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी जटाओं को नहीं बांधूंगा, अर्थात इनको खुली रखूंगा। मैं तभी बांधूंगा जब नंदवंश का विनाश कर दूंगा, तभी मैं अपनी जटाओं को या बालों को या केशों को बांधूं, जब तक नहीं करूंगा। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य उनको एक राजा के रूप में मिला और चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सलाह और शिक्षा देकर उन्होंने नंदवंश के ऊपर शासन कर लिया। शासन करके उन्होंने अपनी जो संकल्प लिया था अपने जटाओं को बांधने का, वो भी उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। अब जिस प्रकार से इनके जीवन के बारे में, जिस प्रकार तुलसीदास और कालिदास के जीवन को जो समय चक्र को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी, इसीलिए इनका भी यही कार्यकाल माना जाता। सिर्फ इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये बात थी यहाँ तक, ये देख लीजिए आप लोग। अब इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना भी की गई थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना भी कौटिल्य के द्वारा की गई थी। यह अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना जाता है। अर्थशास्त्र को भी एक प्रकार से राजनीति शास्त्र के एक महान ग्रंथों में से माना जाता है। मतलब ये कहता है कि अब तक के क्षेत्र में लिखी गई, मतलब कि 3री शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी। 3री शताब्दी में 3री शताब्दी में कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इस अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र पुस्तक की 3री शताब्दी के अंतर्गत इनके द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए अब इस अर्थशास्त्र के भी अंतर्गत भी एक 15 अधिकरण बताए गए। अर्थशास्त्र पुस्तक के अंतर्गत इसकी गद्य और पद दोनों में रचना की गई है, गद्य और पद दोनों में रचना की गई है। और 15 अधिकरण है इसके अंतर्गत, कुल 15 अधिकरण अर्थशास्त्र के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। ये कौटिल्य के द्वारा, इसके अंतर्गत भी कौटिल्य ने कुछ और बातें बताने का प्रयास भी किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने देखिए 2 प्रकार धर्मस्थलीय और मतलब कि कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे इन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत। धर्मस्थलीय यानी कि कुछ न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। कहता था कि हिंदू धर्म से संबंधित जो मुकदमे की सुनवाई करने वाला या निर्णय देने वाला जो न्यायाधीश होगा वो होगा एकता कंटकशोधक, यानी कि समाज में बाधा उत्पन्न करने वाले को सजा देने वाला न्यायालय, यानी कि 2 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। इनको आप लोगों को मैं बता देता हूँ लिखकर। ये देखिए आप लोग,
दो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने 15 भागों में बांटा गया था अर्थशास्त्र को। और इनकी जो 30 शताब्दी में रचना हुई थी, इसके अंतर्गत दो प्रकार न्यायालय की बात की थी, धर्मस्थली न्यायालय, धर्मस्थली, और एक और था इनका कंटक शोधन। ये दो प्रकार के न्यायालय की बात करता है। धर्मस्थली की बात करता है कि हिंदू धर्म से संबंधित मुकदमे सुनवाई करने वाला, हिंदू धर्म से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने वाला, हिंदू धर्म से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने वाला या निर्णय करने वाला न्यायाधीश होता था, या निर्णय करने वाला न्यायाधीश। कंटक शोधन दो प्रकार के न्यायालय की बात करता है, जिसमें कहता है धर्मस्थली न्यायालय यानी कि धर्म से संबंधित बात आगे हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने वाला या निर्णय करने वाला न्यायाधीश होता था। अब एक होता था कंटक शोधन। कंटक शोधन के अंदर कहता है कि समाज में बाधा उत्पन्न करने वालों को सजा देने वाला न्यायालय, समाज में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को सजा देने वाला न्यायाधीश, सजा देने वाला न्यायालय। ये दो प्रकार के न्यायालयों की बात कही गई है। देख ले आप लोग, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक जिसका नाम था अर्थशास्त्र की रचना की गई थी 3री शताब्दी में, यानी कि 3री शताब्दी के अंदर अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। इसके कुल अभिकरण 15 थे, 15 अभिकरण यानी कि 15 भागों के अंतर्गत इसे डिवाइडेड किया गया था। 15 भाग के लीजिए, 15 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अब तक का लिखा गया सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अब उस अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना 3री शताब्दी में कौटिल्य के द्वारा की गई थी, और ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी उसे कुल 15 भागों में या 15 अभिकरणों के अंतर्गत बांटा गया था। अब 15 अधिकरणों के अंतर्गत भी देखिए आप लोग, इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के न्यायालयों की बात करता ही है। पहला कहता है कि धर्मस्थली न्यायालय। धर्मस्थली न्यायालय क्या होता है कि हिंदू धर्म से संबंधित जो भी मुकदमे होंगे उन मुकदमों का निर्णय करने वाला, हिंदू धर्म संबंधित जो मुकदमे आएंगे उनकी सुनवाई करने वाला या निर्णय देने वाला वो होगा न्यायाधीश, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित, यानी कि यहाँ पर एक न्यायाधीश होगा, वो हिंदू ही होगा न्यायाधीश के रूप में भी। फिर कहता है कि एक होता है कंटक शोधन न्यायालय। इसमें कहता है कि समाज में जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो समाज कंटक होते हैं उन लोगों के विरुद्ध में या उन लोगों को सजा देने का जो कार्य किया जाएगा वो किया जाएगा कंटक शोधक न्यायालय के द्वारा। तो यानी कि दो प्रकार के न्यायालय की बात उसके द्वारा। धर्मस्थली यानी कि न्यायाधीश होता है, और धर्मस्थली के अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित जो मुकदमे की सुनवाई करने वाला या निर्णय देने वाला जो व्यक्ति होगा वो न्यायाधीश होगा। और दूसरा बताया था उन्होंने कंटक शोधन। कंटक शोधन यानी कि समाज में बाधा उत्पन्न करने वाले जो लोग होंगे उन लोगों को सजा देने वाला जो न्यायालय होगा उसे कंटक शोधक न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए आप लोग, राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत जो सब सिद्धांत हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के विचार। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों को हम लोग राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य क्या मानता है। देखिए, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा था और उन्होंने सिद्धांत की व्याख्या भी की थी। लेकिन कौटिल्य के विचारों में लगता है कि उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत को स्वीकार किया था। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य का भी यही मानना था कि जिस प्रकार से जो हॉब्स लोग रूसो थे
जो अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आप लोग बीए पार्ट 3 में पढ़ोगे, हॉब्स लोग रूसो के द्वारा जो एक सामाजिक समझौतावादी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था राज्य की उत्पत्ति का, ठीक उसी का अनुसरण उन्होंने भी सामाजिक अनुबंध वाला सिद्धांत है, सामाजिक अनुबंध वाले सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात ये कहता था कि ऐसा लगाव राज्य की उत्पत्ति ऐसी स्थिति में होगी जब समाज के अंतर्गत चारों तरफ चोरी, डकैती, लूट, खसोट, मार काट ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी, जब उस समय जो लोग थे जिन निवास करते हैं उन अपनी जीवन की सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौते किया और समझौते के तहत ही उन्होंने एक राज्य की उत्पत्ति की गई थी। अर्थात कौटिल्य भी ये मानता है कि उन्होंने सामाजिक समझौता किया और सामाजिक समझौते के तहत ही एक राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा कौटिल्य का भी मानना है। और हम कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कौटिल्य संबंधित जो भी विचार होंगे उनके बारे में कल डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी पढ़ेंगे कल।